अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज आते हैं इसी चैप्टर का जो क्विक चेक है इसकी तरफ। क्विक चेक के अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं, तो इनको हम क्विकली देख लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया भाई, ये मैं आज आपके ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे फर्स्ट में बच्चों आए क्विक चेक 2.1 आपके पास है। इसके अंदर आपको गिवन है कैलकुलेट द न्यूट्रॉन्स इन द गिवन एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स गिवन है, कहा हुआ है कि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करें। तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी एलिमेंट गिवन हो, उसका सिंबल गिवन हो, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास गिवन हो, तो आप उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैलकुलेशन किस तरह से करते हो, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की। तो आपने इसी को माइंड में रखना है। आपका जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है वो तो सिंपली एटॉमिक नंबर है। आपने जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे करोगे। हमने कल भी फॉर्मूला देखा था, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपने मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को, या हम कहते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो अब ये जो पोटाशियम है, पोटाशियम का 39 है मास एंड 19 है इसका एटॉमिक नंबर। तो आप 39 में से 19 को माइनस करें, आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 20। सेम वाइज क्लोरीन की बात करें 35 माइनस 17 आपके पास 18 आ रहे हैं। एंड आर्गोन की बात करें तो 40 माइनस 18 आपके पास क्या आ रहे हैं 22 आ रहे हैं। तो सिंपली आपने किसी भी स्पीशी का अगर आपने उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको जैसे ये सिंपल गिवन होता है, इधर आप लिखते हो एटॉमिक नंबर, हम ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, मैंने वहाँ आपका वहाँ जो एटॉमिक मास है ना वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बॉटम में आपने एटॉमिक नंबर और टॉप पे आपने एटॉमिक मास। तो आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हो। न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, ए माइनस जी एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है क्विक चेक 2.1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्विक चेक 2.2 की तरफ। अच्छा, इसमें देखें बच्चों, पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। इसमें आपको गिवन है कि राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जीज। इन आयोनाइजेशन एनर्जीज के लिए जस्ट इक्वेशंस लिखें कि आप रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे। आपको आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या गिवन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स जब कैल्शियम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम न्यूट्रल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, प्लस आपने कैल्शियम रिजल्टिंग, कैल्शियम इज गेटिंग द यूनी पॉजिटिव आइन, मोनो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस केस के अंदर आप डेल्टा एच नहीं लिखोगे, ना ही उसको याद करने की ज़रूरत है, ना ही उसको लिखने की ज़रूरत है, जस्ट आपसे उन्होंने पूछी हुई इक्वेशन, तो आप इक्वेशन इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट वन इज़ अ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होगा, जब आपने ऑलरेडी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए हुए हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए हुए हैं तो उसके ऊपर कौन सा ऑलरेडी चार्ज आया हुआ है, +2। तो पोटाशियम +2 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, +3 चार्ज आया। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, ऑलरेडी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, सो इसकी इक्वेशन आपको गिवन है। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सल्फर, के सल्फर में से फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। इट मीन्स सल्फर के अंदर से ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हुए हैं, सल्फर के ऊपर +4 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, सल्फर 4 पॉजिटिव, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, 5 +5 चार्ज आ जाएगा एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब आप चार्ज लिखते हो ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप +5 लिखें या 5 प्लस लिखें। ठीक है, तो आप कुछ जगहों पे प्लस पहले लिखा हुआ है, कहीं बाहर बाद में लिखा हुआ है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना। तो ये आपको गिवन है बच्चों इसका क्विक चेक 2.2 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपको बी वाला गिवन है कि स्केच अ ग्राफ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, स्केच अ ग्राफ ऑफ लॉग 10 आयोनाइजेशन वर्सेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द एल्यूमिनियम। ये ग्राफ हमने उस लेक्चर के अंदर जो था, आप अगर देखो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला लेक्चर, वहाँ हमने ग्राफ देखा था मैग्नीशियम के केस का। ठीक है, इधर हम कह रहे हैं कि ये आप ग्राफ बनाए एल्यूमिनियम के केस में। तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको ये इस टॉपिक के अच्छे से समझ आ जाए तो आप किसी भी एलिमेंट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप उस ग्राफ से एस्टिमेशन कर सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैग्नीशियम वाला आप लेक्चर दोबारा जाके अगर देखें ना तो आपके पास जो मैग्नीशियम वाला केस था उसका ग्राफ आपकी बुक के अंदर गिवन था। अभी हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम का ग्राफ किस तरह से आएगा। बट ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आपका एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अभी देखें एल्यूमिनियम का जो सबसे बाहर वाला शेल है 3 है ना, सबसे बाहर वाला शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं एंड उससे फिर नेक्स्ट अंदर वाले जो आपके हैं शेल्स, उनके अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, आप बच्चों ये देखें, आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। अब थर्ड शेल के अंदर एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन्स कि एल्यूमिनियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना, देन सेकंड, देन थर्ड, इनको रिमूव कराना इजी है।
आप पहले को रिमूव कराएंगे काफ़ी इजीली हो जाएगा, फिर सेकंड थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर है तो आखिरी वाले शेल में ना, थर्ड भी इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब हम आएंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन की तरफ, लाइक अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना चाह रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना काफ़ी मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपने ये जो इसका ग्राफ है वो भी इसी तरह से इसका आएगा ग्राफ। अभी हम ग्राफ को देखते हैं। यहाँ इसको समझाने का पर्पज़ ये है बच्चों के ग्राफ को देख के आपको ये आइडिया हो सकता है कि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो तो आप ग्राफ की शेप को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसकी जो ग्राफ गिवन है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये देखें, एल्यूमिनियम का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी log 10 आयनाइजेशन एनर्जी एंड आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, उसके दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया। तो आपके पास जो इस ग्राफ के अंदर देखें, ये देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, देन आपने सेकंड को रिमूव कराया, देन थर्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए। लेकिन जब हम आएंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन की तरफ तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के अंदर एब्रप्ट इंक्रीज आ रहा है। दिस एब्रप्ट इंक्रीज इज शोइंग दैट नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द इनर शेल। आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनर शेल एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल आर डिफिकल्ट टू बी रिमूव बिकॉज हेयर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज एट ग्रेटेस्ट। आपकी हेयर न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ से उसको रिमूव कराना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, एब्रप्ट जो चेंज आ रहा है तो उससे आपको आइडिया होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये हमारे पास हो गया इसका ग्राफ। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमसे पूछा हुआ क्या है कि आपसे कह रहे हैं कि ग्राफ को देख के बताएं कि क्या आपको ग्राफ से पता चल रहा है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज फॉर द फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शेल। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज आ रहा है ना पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्यों? क्योंकि वो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे बाहर वाले शेल में से रिमूव हुए, 3s2 3p1। शार्प जंप एट द फोर्थ इलेक्ट्रॉन के ऊपर शार्प जंप आया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराना चाह रहे हैं स्टेबल शेल से, सेकेंड शेल से, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे में ऑलरेडी स्टेबल है। एंड ग्राफ शेप कैसी है कि राइजिंग कर्व है, स्टीपली राइजिंग कर्व है विद अ सिग्निफिकेंट जंप आफ्टर द थर्ड इलेक्ट्रॉन। आहिस्ता आहिस्ता कर्व ऊपर जा रही थी लेकिन फ़ौरन से एक जंप आ रहा है किसके बाद, जब आप थर्ड से फोर्थ इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करें, ठीक है। तो ये आपके पास था। नेक्स्ट बच्चों, ये क्विक चेक 2.2 के अंदर एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने काफ़ी ध्यान से, थोड़ी सी इसकी लेंथी फॉर्म के अंदर है, आपको थोड़ा मेन जो हम बात करें ना, तो ये मेनली कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो टेबल गिवन है, इस टेबल में आपको आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। पहले 2 आयनाइजेशन एनर्जीज़ गिवन है, लेकिन एलिमेंट्स आपको नहीं पता ये एलिमेंट्स कौन से हैं, मतलब किस टाइप के हैं। अगर आप एटलीस्ट आप एलिमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते ना, तो आप उसका ग्रुप तो बता दें कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। तो ये एलिमेंट हमें नहीं पता, हमें फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ पता है, ठीक है। तो ये सारी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए नीचे, जैसे देखें, सबसे आप अपनी बुक भी सामने अगर रखें, सबसे फर्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि इसमें बताएं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, रिएक्टिव मेटल। अब आप अगर पीरियोडिक टेबल की तरफ बच्चों ध्यान दें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यही हैं। और इन दोनों के अंदर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो आपके पास हैं अल्कली मेटल्स। तो इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द अल्कली मेटल। हमने इसमें से चेक करना है कि अल्कली मेटल कौन सी है, ठीक है। तो अब अल्कली मेटल वो मेटल हो, अल्कली मेटल का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो बहुत कम होगी, ठीक है। अल्कली मेटल आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज़ है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन साथ ही साथ कि अगर हम उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी, अब्रप्ट इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना चाह रहे हैं फ्रॉम द इनर शेल। तो अपने इस पॉइंट को माइंड में रख के ना इसमें से सर्च करें कि ये वाला केस किधर आ रहा है। सबसे फर्स्ट में मैंने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लोएस्ट होगी, तो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम किधर है, ये जो सेकंड नंबर वाला एलिमेंट है इसकी सबसे कम है। साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ आप ये देखें कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में अब्रप्ट इंक्रीज आएगा। तो क्या ऐसे केस नहीं है, फर्स्ट की 520 है, सेकंड की 7300 है। इट मीन्स कि आपकी पहले की तो बहुत कम है लेकिन दूसरे की काफ़ी इंक्रीज़ आ रहा है। बाकी कहीं ऐसा हो रहा है, यहाँ देखें 2917 16, कहीं इतना चेंज तो नहीं आ रहा। कहीं अगर फर्स्ट वैल्यू ज़्यादा है तो फिर सेकंड भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा अब्रप्ट इंक्रीज तो नहीं आ रहा जो हम अल्कली मेटल के केस में चाह रहे हैं। तो इट मीन्स आपके जो सेकंड वाला एलिमेंट है, दिस वन इज़ द अल्कली मेटल, ठीक है। आपका जो सेकंड वाला एलिमेंट है, दिस वन इज़ द अल्कली मेटल। इसके आपको ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ गिवन है कि हम कैसे कह रहे हैं कि पहले वाला जो
जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला एलिमेंट है, सेकंड वाला एलिमेंट, ये सेकंड वाला एलिमेंट आपके पास क्या है, अल्कली मैटर, एलिमेंट नंबर 2। इसकी एक्सप्लेनेशन भी वही जो मैंने आपको बताई वो यहाँ आपको गिवन है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी पूछें कि इन चारों में से, चलो ये सेकंड वाला तो लाइन में से निकल गया, कट हो गया। अब बाकी तीनों में से कह रहे हैं कि बताएं रिएक्टिव नॉन मेटल, कि नॉन मेटल कौन सी है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अच्छा, इसके साथ ना आप एक चेक कर लें कि बाकी उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, ताकि कोई इजी गेसिंग है तो उसको हम पहले ही अपने उस कंपटीशन से निकाल दें। लाइक अगर मुझसे तीसरी चीज़ पूछी हुई है, एक पूछी हुई है बताएं इसमें से नोबल गैस क्या है, और एक पूछी हुई है मेटल दैट फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फार्मूला AX2, लाइक हेलोजन के साथ जिसके बॉन्ड्स बनते हैं, दो हेलोजन के साथ जो कंबाइन होती हैं, और एक कह रहे हैं नोबल गैस। तो हमने इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, सबसे फर्स्ट में देखें, हम पहले थर्ड की तरफ अगर चलें कि नोबल गैस जो है आपके पास क्या है। ठीक है बच्चे, ये हम क्विक चेक के क्वेश्चंस डिस्कस करें। 2.2 जो क्विक चेक है ना उसके ऊपर है हम। अच्छा, इसके अंदर बच्चों आपसे कह रहे हैं हम सबसे पहले नोबल गैस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नोबल गैस क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि नोबल गैसेस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ ही मैक्सिमम होती हैं, सबसे ज़्यादा है, एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो मीन्स नोबल गैसेस जो हैं आपके पास, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने काफ़ी मुश्किल काम है। दीज आर हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। तो आप इन चारों में से देखें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, फर्स्ट वाले की, एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम है। तो इट मीन्स आपके जो एलिमेंट नंबर 1 है, दिस वन इज़ अ नोबल गैस, दिस वन इज़ अ नोबल गैस। जो थर्ड वाला केस है ना, जो थर्ड आपसे पूछा हुआ है, तो उसमें ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है। तो पहले दो तो कॉम्पिटिशन से निकल गए। अब दूसरी बात आपसे जो सेकेंड वाला अच्छा कह रहे हैं हमें वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगे। बच्चों, ये टेबल तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाला टेबल तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यूज़ एग्जैक्टली तो नहीं, या अब एग्जैक्टली वैल्यूज़ तो हमें नहीं पता। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये कौन सा वाला एलिमेंट है, हम जस्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो मुश्किल, आपको हर एलिमेंट की वैल्यूज़ तो याद करना मुश्किल है। तो मैंने ये कहा कि इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी है 2372। इट मीन दिस वन इज़ अ नोबल गैस। अब मैंने ये नहीं कहा कौन सी नोबल गैस है, हीलियम, एनियन, ऑर्गन, कौन सी नोबल गैस है। ठीक है, तो हमने एलिमेंट को उसकी ग्रुप वाइज या फैमिली वाइज आप एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपसे फिर पूछा हुआ था कि आपके पास नॉन मैटर कौन सी है। देखिए, हमने ये कर लिया, हमने इसको कह लिया दिस वन इज़ अ नोबल गैस, दूसरी को हमने कह लिया रिएक्टिव मेटल, तीसरे हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं, मतलब ये पहले दो तो हमारी कंपटीशन से निकल गए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि आपने एक तो ढूंढनी है नॉन मेटल, और एक आपने ढूंढनी है इसके अंदर से एक ऐसी मेटल जो कि दो हैलोजन्स के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अब मीन्स कि हमने एक नॉन मेटल ढूंढनी है और एक मेटल। अब पहला हिंट क्या है, देखिए जो नॉन मेटल है ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो मेटल है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी देखें, ऊपर वाले की कम है, नीचे वाले की ज़्यादा है। यहाँ से हमें कुछ हिंट मिल रहा है। साथ दूसरी चीज़ देखें, क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा हुआ है कि अच्छा बच्चों, जो नॉन मेटल होती है ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मेटल से एटलीस्ट ज़्यादा होती हैं, और इतनी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उनमें पोटेंशियल होता है। ठीक है, नोबल गैसेस की जहाँ तक बात करें तो उसकी तो मैक्सिमम वैल्यूज़ है ना, मीन्स वो तो किसी तरह से इंट्रैक्ट ही नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है ना गेन करती है। एंड तो इस केस के अंदर आपका यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये वाली हो सकती है मेटल। दूसरा जो मेटल है वो आपसे कहा हुआ है कि मेटल जो है वो हैलोजन के साथ दो बॉन्ड बनाती है, MX2 टाइप बना रही है। तो मेटल अगर हैलोजन के साथ दो बॉन्ड बना रही है, इट मीन्स मेटल के ऊपर चार्ज है +2 तो मीन्स कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है जो इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो मीन्स उस मेटल की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज़ के वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इतना एब्रप्ट इंक्रीज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखें यहाँ 900 से 1700 इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इट मीन्स ये वो रिएक्टिव मेटल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वो रिएक्टिव मेटल है जिसकी हम बात करें जो हैलोजन के साथ बनाते हैं। तो थर्ड वाला आपके पास क्या आ गई, MX2 फॉर्मेशन वाली। एंड फोर्थ वाले केस के अंदर आप देखें तो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन की वैल्यू बाकियों से तो मतलब इन दो मेटल से तो ज़्यादा है, एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी, तो इट मीन्स दिस वन इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, तो इस तरह से चारों जो हमें चीज़ें पूछी हुई थी वो हमने एस्टिमेट करी। अब ये जो है ना थर्ड वाला, इसके अंदर आप देख सकते हो लाइक आपके पास MgCl2 अगर, तो मैग्नीशियम में +2 चार्ज आएगा ना, इट मीन्स इसकी फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन जिसकी वजह से ऑल अल्कली मेटल से ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी है कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी, ये थोड़ा सा क्विक चेक आपके पास लेंथी है। एंड देखें तो फाइनल आंसर्स आपको गिवन है, रिएक्टिव मेटल है नंबर 2, रिएक्टिव नॉन मेटल है नंबर 4, नोबल गैस है नंबर 1, एंड द मेटल फॉर्मिंग द AX2 हैलाइड
AX2 की जगह आप M भी लिख सकते हैं, एक की जगह M भी लिख सकते हैं, M मेटल को शो कर है ना, तो आपके पास ये थर्ड नंबर वाली है। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट हम मूव करें तो नेक्स्ट आपके पास है क्विक चेक 2.3। क्विक चेक 2.3 की तरफ हम आएँ तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपसे पूछें, काफ़ी इजी है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कि आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वही चीज़ हमने जो उसके अंदर देखी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल्स। फिर कह रहे हैं आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सब शेल शेप, लाइक एस के लिए वैल्यू 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है। ये इसको ना बेशक काट देंगे, आपके पास डबल लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इनकी जो शेप्स हैं वो भी आप बता सकते हैं, एस की स्फेरिकल है, पी की आपके पास जो डंबल शेप है उसकी डबल डंबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, आप उसको शॉर्ट के अंदर लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन कल मैंने आपको बताया, स्पेशल मीन स्पेस। इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। एंड नेक्स्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, टेल्स अबाउट द स्पिन डायरेक्शन, लाइक आपके पास क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको बेशक यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी गिवन है कि फॉर एन स्पेशल ओरिएंटेशन मींस बच्चों, ओरिएंटेशन वर्ड का मीनिंग है डायरेक्शन, स्पेशल वर्ड का मीनिंग है स्पेस। तो मींस स्पेस में क्या डायरेक्शन है, वो पी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, ठीक है। हम इसकी बात करें तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही बताता है ना, लाइक पी एक्स तो ये हमें बताता है एक्स एक्सिस में है, पी वाई हमें बताता है वाई एक्सिस में है, तो इस तरह से हम बात करते हैं ना, तो हमें अलॉन्ग द एक्सिस उसके बारे में एस्टिमेशन देता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है वो में क्या कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी n की वैल्यू 2 है एंड l की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, हाउ मैनी ओरिएंटेशंस इन स्पेस, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू 1 है, तो कौन सा आपका l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, p के लिए होती है, d के लिए, क्या f के लिए, किसके लिए होती है, p के लिए होती है ना, तो 2p आ गया। तो कह रहे हैं हाउ मेनी ओरिएंटेशन इन स्पेस आर पॉसिबल, मतलब आपका जो p है तो उसकी स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन है, हमने प्रिंसिपल उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ा, इसकी 3 ओरिएंटेशन हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, 3 ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आपको गिवन है कि अगर आपके पास जो n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू 3d नहीं आएगा, ठीक है। विच शेल एंड सब शेल डज द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू, l इज इक्वल टू 2 है, तो आपका जो थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है, एंड जो सब शेल है वो आपके पास क्या है 3d है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है इफ़ l इज़ इक्वल टू 2, आपकी l की वैल्यू 2 है, देन फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द m। अब आप ये सारे क्वांटम नंबर्स हैं बच्चों, l की वैल्यू 2 मीन्स कि आपके पास यहाँ क्या है d की बात करें, क्या कह रहे हैं उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ m की बताएं, तो d की पॉसिबल वैल्यूज़ l इज़ इक्वल टू 2, तो मैंने l इज़ इक्वल टू 2 तो आपको बताया था कि m की वैल्यू क्या होगी -2 2 +2, तो ये इसकी 5 वैल्यूज़ हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर कितने आते हैं 10 आते हैं, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट मूव करें क्विक चेक 2.4 की तरफ। ये बच्चों आपको चीज़ें तभी क्लियर होंगी, तभी आपको ये फिंगर टिप्स पे होंगी जब आपने क्वांटम नंबर्स को बहुत अच्छे से किया होना है, ठीक है। क्वांटम नंबर्स काफ़ी अच्छे से आपके होंगे, तो ये चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये सारे। अच्छा, उसके बाद है क्विक चेक 2.4, आपको गिवन है कि ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है ना वेव मैकेनिकल मॉडल के, वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर आपके पास ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ऑर्बिटल जिस तरह हम बात करते हैं ना, जैसे किसी भी आपकी जो अगर मैं कहूँ कि ये न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स हैं बच्चों, तो ये शेल्स ऐसे नहीं होता कि लाइंस लगी हुई हैं। शेल हम एक रीजन को कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं। शेल ऑर्बिटल आपके पास एक एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल भी नहीं है, मतलब शेल वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। वो इस तरह की लाइंस या एक स्पेसिफिक एरियाज़, वो चीज़ें मतलब इस तरह से नहीं, वो एक एरिया है जहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अलॉन्ग इतने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एक जो ऑर्बिटल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, ऑर्बिटल इज़ अ 3 डायमेंशनल रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, कि 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एंड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ना आप एक वेव मैकेनिकल मॉडल है, अगर हम अगर डिटेल के अंदर देखें, हाइजेनबर्ग उसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उसने यूज़ भी किया था इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए, हम वेव फंक्शन इसको कहते हैं साई, ठीक है। तो इससे विजुअलाइज करते हैं और ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड की किस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या डेंसिटी है, ठीक है।
तो ये आपके लिए थोड़ी नई चीज़ है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि 3p ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस बताएं। हमने वो बार बार देखा p ऑर्बिटल की 3 वैल्यूज ऑफ -1 0 +1 3 ओरिएंटेशंस के हैं, p x p y p z, ठीक है। और ये किधर प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। x y z एक्सिस सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड नेक्स्ट आपको गिवन है क्विक चेक 2.5 इसके अंदर आपको क्या गिवन है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब ये चीज़ आपके लिए काफ़ी थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। हम ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के 2 मेथड हैं बच्चों। जैसे मैं आपको ना सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब मेरे पास है 1s2 2s2 2p6, थोड़ी रफ लिखी जा रही है, इसको बस समझ लेना, 3s1। अब ये कन्फिग्रेशन है कंप्लीट कन्फिग्रेशन, ठीक है। दिस वन इज़ अ कंप्लीट कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर मैंने इसको जल्दी में लिखना हो, या इसको हम कोर कन्फिग्रेशन जिसे कहते हैं। अब ये देखें 1s2, इससे ऊपर देखें नियॉन की, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, नियॉन की कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन की कन्फिग्रेशन है। एंड सोडियम के अंदर 3s1 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सोडियम की कन्फिग्रेशन लिखें कोर कन्फिग्रेशन, मीन के उसकी जो नोबल कन्फिग्रेशन है ना, उसको साथ इंक्लूड करके लिखें। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है जो मैंने अभी इधर मार्क की, और ये जो नियॉन है, दोनों सेम नहीं आ रहे, सेम आ रहे ना। तो मैं ये सारा लिखने के बजाय मैं इसकी जगह यहाँ लिख दूँगी नियॉन, ठीक है। और उसके बाहर मैं लिख दूँ 3s1। तो ये भी सोडियम की कन्फिग्रेशन आ गई। मीन्स अगर कोई मुझसे पूछे, ये मैंने क्विक वे के अंदर लिख दी ना, कोई मुझसे पूछे, मैं कहूँगी सबसे बाहर वाला शेल ये है, और अंदर वाले शेल की कन्फिग्रेशन वो ये जो नियॉन की है, ठीक है। दिस वन इज़ कॉल्ड द नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन। दूसरी जगहों पे आपको ऐसी कन्फिग्रेशन भी लिखी हुई आती है। लाइक अगर मैं यहाँ आपको दूसरी एग्जांपल दूँ बच्चों, अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम क्या है 1s2 2s1 के, आपके पास जो हीलियम है उसकी कन्फिग्रेशन है 1s2। तो मैं लिथियम की लिखूँ, लिथियम 3 इज़ इक्वल टू हीलियम एंड 2s1। तो इट मीन्स ये वाला जो है ये इसको शो कर रहा है, जो कि आपके पास किसकी कन्फिग्रेशन है, हीलियम की। दिस वन इज कॉल्ड द नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन। तो आपसे क्वेश्चन 2.5 के अंदर पूछा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस कोर के साथ लिखें। फर्स्ट में कैडमियम, कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48, ठीक है। तो जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो हम इसकी लिखेंगे, इसके जो नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन में आपके पास जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का आपके पास जो है वो है 36 सॉरी विच, हाँ जी। तो आपके पास जो क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास आपके पास क्या गिवन है, वो एटॉमिक नंबर आपके पास गिवन है 36, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, विच। अच्छा, तो आपको क्या गिवन है कि कैडमियम क्या आप लिखें क्रोमियम, सॉरी क्रिप्टॉन, एंड देन 4d10 एंड 5s2। दिस वन इज़ द कोर कन्फिग्रेशन। इनको आपने याद कर लेना। लेंथेनम, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, तो आप उसको जीनोन, जीनोन का एटॉमिक नंबर है 54, तो 54 लिखें और बाद में इसकी कन्फिग्रेशन लिख दें, लेंथेनम की कन्फिग्रेशन लिख दें। एंड नेक्स्ट आपको गिवन है, कह रहे हैं बी में पूछ रहे, कह रहे हैं अब कंप्लीट कन्फिग्रेशंस लिखें। तो कंप्लीट कन्फिग्रेशन तो आपने वही N+L रूल के अकॉर्डिंग स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल उसके अकॉर्डिंग लिखना है। वो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, देखें स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट पब्लिक स्कूल, देन आपके पास आएगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, देन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, हर चीज़ को 2 पर। फिर आगे इसके बाद आता है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको N+L रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपका वो सीक्वेंस आ रहा है, तो इसका आपके पास जो कन्फिग्रेशन है स्टीबियम की, वो कह रहे हैं कंप्लीट कन्फिग्रेशन लिखा, एटॉमिक नंबर है 51, कंप्लीट कन्फिग्रेशन आपको ये गिवन है, ठीक है। एंड उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर कह रहे हैं, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताएं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप अंदर वाले सारे शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पेड होते हैं, जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेड होते हैं। तो उसका सबसे बाहर वाला जो शेल है ना, वो आपके पास 5 वाला है, 5s2 4d10 तो कंप्लीट है, 5p3। तो 5s2 के अंदर, s2 के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि पेयर्ड है, तो ये तो कंपटीशन से निकले। 5p3, तो 5p3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो तीनों की तीनों अनपेयर्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो तीनों के तीनों को हम क्या रखेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर रखेंगे अकॉर्डिंग टू होल ज़रूर। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या आ रही हैं अनपेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्विक चेक 2.6। इसके अंदर बच्चों आपके पास गिवन है फॉर द एलिमेंट्स विद द कन्फिग्रेशन, आप कन्फिग्रेशन गिवन है विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। आपको ब्लॉक का आइडिया कैसे होगा, आप आउटर कन्फिग्रेशन देखें। आउटर कन्फिग्रेशन सबसे आउटर जो मोस्ट शेल है वो आपके पास क्या है 5 वाला, उसके अंदर सब शेल देखें, सबसे आउटर सब शेल कौन सा है, एस है या पी है,
एस तो नहीं है, पी है। तो मैंने आपको बताया था आपको जो आउटर इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर होगा वो ब्लॉक होगा, तो इसका ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक है। एंड ये ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप देखें आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। आप ग्रुप नंबर कैसे निकालते हो, इलेक्ट्रॉन के अंदर 10 को प्लस कर दो, आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। और अगर आपको ग्रुप पता हो तो आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो आप 10 माइनस कर दो, तो आपका ग्रुप 17 है। और ये पीरियड आपको कैसे पता चलता है, पीरियड बच्चों आपको पता चलता है सारी चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने चीज़ें देखी। आपको पीरियड की एस्टिमेशन कैसे होती है, आप देखिए सबसे बाहर वाला जो शेल है वो 5th है ना, 5th शेल है, तो इट मीन ये जो शेल नंबर है ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। एंड फिर फर्दर हमारे पास ये एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, 5th हैलोजेंस के अंदर 5th जो नंबर पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। एंड फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, फ्लोरीन थर्ड, देन 4th ब्रोमीन, एंड 5th के अंदर क्या आपके पास आयोडीन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने एस्टिमेशन लगा ली। नेक्स्ट आपको एक और गिवन है, विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपको गिवन है कि कौन से ब्लॉक के अंदर ये जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। तो अब इसके अंदर बच्चों यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो नोट करनी है, देखिए इसका 3D भी हाफ फिल्ड है एंड 4s, तो 3D के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। जब 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो आपका इट मीन्स कि आपके पास ये D ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि D ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और ये हमें कन्फिगरेशन लग रही है क्रोमियम की। इसकी हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो आपका ये जो कन्फिगरेशन है किसको शो करे, ये कर है क्रोमियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्विक चेक 2.7 आपके पास गिवन है। इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आपको ये जो कुछ रेडिकल्स गिवन है, कुछ आयंस गिवन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, काफ़ी ईजी है। एलुमिनियम फ्री रेडिकल मीन्स एक न्यूट्रल एटम है, उसकी बात करें तो आपने ये आपके पास जो फ्री रेडिकल मीन्स एलुमिनियम न्यूट्रल एटम है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है अपने इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी से गेन किया ना ही उसने लूज़ किया। न्यूट्रल एलुमिनियम एटम है, एटॉमिक नंबर 13 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ऑलरेडी फेमिलियर हो। कोर कन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो ये आपके पास क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है ऑक्साइड, ऑक्साइड O नेगेटिव टू ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो ऑक्सीजन की जो कन्फिगरेशन है नॉर्मल कन्फिगरेशन आप के पास क्या आएगी, ऑक्सीजन की वैसे होती है ना 1s2 2s2 2p4, तो अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फुल कन्फिगरेशन आपके पास आ गई 1s2 2s2 2p6, एंड कोर कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो वो सिंपली नियॉन है, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन की जो कन्फिगरेशन है वो अटेन कर ली है। ठीक है, एंड नेक्स्ट Fe+3 आयरन की बात करें, मैंने आपको D ब्लॉक एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि उसमें D में इलेक्ट्रॉन जाते सबसे आखिर में मतलब 4s पहले फिल होता है एंड 3D बाद में फिल होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने होते हैं तो वो किस में से रिमूव होते हैं, वो 4s में से पहले रिमूव होते हैं। ठीक है, तो आपके पास आयरन है, आयरन की आपको कन्फिगरेशन आप यहाँ ना नॉर्मल कन्फिगरेशन पहले अगर लिख लें तो आयरन की कन्फिगरेशन आती है, आउटर कन्फिगरेशन आती है 4s2 एंड 3d6। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने हैं, तो पहले तो 4s में से इलेक्ट्रॉन 4s 0 रह जाएगा, 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3d5, तो आउटर कन्फिगरेशन क्या आ गई 3d5। इसकी जो कोर कन्फिगरेशन है वो क्या है कि ये वाली जो सारी कन्फिगरेशन है ये आप कर लें आर्गॉन के लिए, और बाकी उसके एंड वाली लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर के D ब्लॉक एलिमेंट, इसका भी सेम केस आएगा जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप अपनी आसानी के लिए ना बेशक इनकी जो कंप्लीट कन्फिगरेशन है उसको पहले यहाँ लिख लें और फिर उसकी ये वाली जो कन्फिगरेशन है, तो ये कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। टोटली वैसे 29 होते हैं, आप कितने रह गए 27, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर कन्फिगरेशन है 4s1 3d10, तो इसके में एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, एक 4s से निकलेगा, तो इसके आउटर कन्फिगरेशन आपके पास क्या आएगी, ये अभी हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। वेट, इसकी बच्चों आउटर जो कन्फिगरेशन है वो आपके पास जो आउटर कन्फिगरेशन है वो आपके पास क्या आएगी, ये वाली 3d9, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये अंदर वाली जो कन्फिगरेशन और कौन की बन गई, तो कोर कन्फिगरेशन आपको ये गिवन है। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर आपके पास क्या है, एज अ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मीन्स न्यूट्रल एटम, तो उसकी नॉर्मल कन्फिगरेशन आपने लिखनी है एंड फिर उसकी कोर कन्फिगरेशन, इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एस के अंदर, सो दिस वन इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल। ठीक है, यह हमारा आज का लेक्चर था। क्विक चेक को हमने इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर कोई आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये एंड हो गया।